नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अफगानिस्तान में किस तरह के हालात हैं उनसे दुनिया भली भांति वाकिफ है। भारत एक पहल करता है अफगानिस्तान संकट को लेकर के, वहां पर जो लोगों की स्थिति है उसको लेकर के न्योता देता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक बुलाता है, लेकिन पाकिस्तान उसमें शामिल होने से इनकार कर देता है। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान बैठक से भाग क्यों रहा है, और अगर पाकिस्तान भाग रहा है तो फिर आखिर कब तक भागता रहेगा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत ने जो बैठक बुलाई है उसमें आखिर पाकिस्तान शामिल क्यों नहीं होना चाहता। इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी खबर बिंदुवार तरीके से समझा देते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं हम, दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बड़ी बैठक होनी है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में यह बैठक प्रस्तावित है। चीन, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान को न्योता दिया गया था। अफगानिस्तान में मानवीय संकट से जुड़े मुद्दों को लेकर के बात होनी थी। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी एनएसए मोईद यूसुफ ने जो न्योता है वो ठुकरा दिया। कहा कि एक बिगाड़ने वाला शांति दूत नहीं हो सकता है। इस बयान के मायनों को भी समझने की कोशिश करेंगे, और जिस तरह से तालिबान के राज में अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान ने मदद की है तालिबान की, उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। जय हिंद सर। सबसे पहला सवाल आपसे लूंगा, भारत एक पहल करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक बुलाई जाती है, तमाम जो देश हैं उनको न्योता भेजा जाता है। उज्बेकिस्तान को भेजा जाता है, तजाकिस्तान को भेजा जाता है, ईरान को भेजा जाता है, चीन को भेजा जाता है, रूस को भेजा जाता है। भारत कोशिश ये कर रहा है कि अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, वहां पर जो अधिकार लोगों के हैं उनका हनन ना हो। पाकिस्तान भागता हुआ नजर आ रहा है, और जो बयान आपने सुना होगा कि क्या बयान पाकिस्तानी एनएसए ने दिया है, क्या कहेंगे सर इस पर? क्यों भाग रहा है आखिर पाकिस्तान? इन चीजों में भाग लेने की क्षमता नहीं है उसकी जी, क्योंकि आपको जब इस तरह की जगह पर आप बैठेंगे तो आपका रिकॉर्ड इतना खराब है कि आप उसमें पार्टिसिपेट किस मुंह से करें। आप ऐसे मुंह दिखाने लायक नहीं है पूरी दुनिया में। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में किया, और टू द एक्सटेंट कि उसके जो चेयरपर्सन थे उनका कहना था कि इससे आगे अब सिर्फ ब्लैक लिस्ट हो सकता है, वापसी की उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया। अब आ गई बात, आपने जो कहा कि एनएसए, देखिए एनएसए पूरी दुनिया की कंट्रीज ने क्यों क्रिएट किया कि आप फौज से ऊपर होकर देश के हक में बात करें। कई बार फौज बड़ी पैशनेट हो जाती है, दिल से काम करती है कि नहीं हमें दुश्मन देश को उड़ाना है, लेकिन एनएसए को काम करना पड़ता है जहां उसे पूरी दुनिया का माहौल देखकर अपने देश की अच्छाई को ऊपर लाना है। अब यहाँ पर जो एनएसए साहब हैं, यूसुफ साहब की एक्चुअली औकात पाकिस्तान में क्या है? क्या यूसुफ साहब का नाम पाकिस्तान में 1% जनता को पता होगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहाँ आईएसआई का रूल है, वहाँ आईएसआई का डंका चलता है, वहाँ आर्मी के बाजवा साहब का डंका चलता है। सरकार इन 2 अपॉइंटमेंट्स में करती है वहाँ, और एनएसए बनाया गया था सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिस जगह पर एक आईएसआई का चीफ
और आर्मी चीफ, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा, सेलेक्ट करते हैं। उस देश में एनएसए का रोल सेरेमोनियल भी नहीं रह जाता। लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये उठता है ना कि जिस तरह से जो पाकिस्तानी एनएसए है उसका बयान सामने आ रहा है, इससे तो संदेश यही जा रहा है कि जो मानवीय अधिकारों का हनन अफगानिस्तान में हो रहा है, एक तरह से तो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को पड़ी ही नहीं है। अगर पड़ी हुई होती तो फिर चर्चा में शामिल होते, किस तरह से मानवीय हित वहां पर मानव जो लोगों के अधिकार हैं वो लोगों को मिल पाए, इसको लेकर के चर्चा करते, शामिल होते। इसमें तो आपसी दुश्मनी की तो कहीं बात आती ही नहीं ना सर, बात तो अफगानिस्तान की थी। देखिए, वैसे आपको मैं अगेन डिप्लोमेटिकली भी करेक्ट अगर मैं हूँ तो मैं ये जरूर समझूंगा कि हमें बताना पड़े। आपको क्या लगता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी अच्छाई के लिए है? ये मैं नहीं बोल रहा, ये पूरी दुनिया बोल रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कत्लेआम करवा रहा है, ये सबको पता है। जहां तक आपकी बात है मानव अधिकार का रिकॉर्ड पाकिस्तान का अपना तो ठीक है नहीं। आप चाह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में कुछ अच्छा कर देगा? कोई उम्मीद करी जा सकती है इस तरह की? अगर आज इमरान खान साहब को या एनएसए साहब को 3 मिनट का टाइम दिया जाए कि आप ह्यूमन राइट्स से बारे में कुछ अच्छी बात करें, क्या वो कर पाएंगे? बिल्कुल। जिस देश की आर्मी का, जिस देश की गवर्नमेंट का कैरेक्टर में टेररिज्म भरा हो, ह्यूमन राइट वायलेशन भरा हो, वो ह्यूमन राइट्स के अच्छी चीजों की बैठक में उस कुर्सी पर आराम से बैठ कैसे पाएगा? लेकिन सर ऐसे में तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान को निमंत्रण भेजना ही बड़ी गलती थी। नहीं, ये देखिए, यही एक अच्छी बात है। मैं और मेरा देश अपना कैरेक्टर इसलिए बदलेगा क्योंकि पाकिस्तान गलत है। ठीक। दो गलत चीजें ठीक नहीं होंगी। हम ओपन बुक हैं। ठीक। हमारा बिल्कुल क्लैरिटी है हमारे पास। हमारे पास बिल्कुल अच्छी क्लैरिटी है दिमाग में कि अगर हम कोई ह्यूमन राइट से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, एंटी टेररिज्म से रिलेटेड अगर कोई बातचीत का जरिया खोलते हैं तो हम सबको बुलाने के लिए तैयार हैं। हमें कोई हेजिटेशन नहीं है ठीक कि हम पाकिस्तान को उसमें दुश्मन देश समझें। जहां तक पीस का सवाल है, ये मेरे देश की, मेरे को इज्जत है, मुझे इस बात का फख्र है बिल्कुल कि हर अच्छे कदम में हम सबको लेकर चलने के लिए तैयार हैं। ये एक अलग बात है कि आज आपका अगर मैं सवाल को जवाब दूं कि हमने गलती करी, तो सर गलती तो फिर ये हो जाएगी कि क्या हम भी पाकिस्तान बने? बिल्कुल। अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे लूंगा। FATF ने ग्रीन लिस्ट में डाला है, जिसका जिक्र आपने भी किया, लेकिन जब पाकिस्तान इस तरह से जब बैठकें बुलाई जाती हैं, वहां पर सुरक्षा मसलों को लेकर के बातचीत होनी थी, उसमें शामिल होने से मना कर देता है। जो यूसुफ साहब का बयान आया कि भारत जो शांति विरोधी है, अगर वो इस तरह की बैठकें करेगा तो उसमें जाने का कोई मतलब नहीं होता है, उसको लेकर के भी आपसे सवाल लूंगा। लेकिन ऐसे में तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होने की कगार पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होगा तो आप जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा पाकिस्तान पर। आर्थिक मदद मिलनी बंद हो जाएगी। पाकिस्तान ये सब चीज़ें जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी शामिल नहीं हो रहा। आखिर पाकिस्तान क्यों शामिल नहीं हो रहा? अगर पाकिस्तान के नज़रिए से मैं समझना चाहूँ आपसे, तो ये बात समझना चाहूँगा कि आखिर पाकिस्तान क्यों शामिल नहीं होना चाहता इस बैठक में? पिछले 2.5 साल से मेरे ख्याल में ओनली एक्सेप्शनल इंडियन हूँगा जिसने हमेशा दुआ करी कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में ना जाए। हमेशा हर डिबेट में, हर डिस्कशन में हमने ये बोला कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला गया फिर वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इट विल बी टेकन ओवर बाय ओनली टेररिस्ट एक्टर। बिल्कुल। इस वजह से मैं चाहता हूं, क्योंकि देखिए एक बात बताइए, कुछ एक ISI जैसी ऑर्गेनाइजेशन, एक उनकी आर्मी के
कुछ एक्शंस के वजह से पूरे के पूरे सारे पाकिस्तानी उसको सफर करें, ये क्या ह्यूमैनिटी होगी? बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक कि वो ह्यूमैनिटी हो। लेकिन आपका सवाल, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इंटेलिजेंसिया को ये नहीं पता? ये जरूर पता है, मजबूरी है। दिस इज द प्राइस यू पे फॉर बीइंग अ डिक्टेटोरियल कंट्री, जहां पर आपकी डिक्टेटरशिप की आदत पड़ी है, फौज की डंका चल रहा है। आईएसआई और फौज के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है कि चीफ कौन बनेगा, क्योंकि ये वन ऑफ सुप्रीमेसी जो है वो आईएसआई की है या आर्मी की है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया जब ये बात अच्छे से जानता है कि इवन आज की तारीख में ग्रे लिस्ट होना भी उनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। अभी भी देयर आर रेस्ट्रिक्शंस। और मुझे एक बात बताइए, मैं तो पाकिस्तान को एक ओपन इनविटेशन देता हूं, अगर हाफिज सईद और इस तरह के कुछ लोगों को आपके लिए वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो निशाने पाकिस्तान की उपाधि देने में आप लोगों को हिचक क्यों रहे हैं? दीजिए ना। दूसरी बात, अगर वो आदमी इतना ज्यादा पाकिस्तान का पैट्रियट है, पैट्रियोटिक फीलिंग वाला है, वो अपनी जान देने के लिए क्यों तैयार नहीं है कि सर मैं अपनी जान देता हूं, मेरे देश को ग्रे लिस्ट से निकालिए? क्योंकि इस समय वो ग्रे लिस्ट कंटिन्यू हो रही है सिर्फ एक वजह से कि आपने ये जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं, इन लीडर्स के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं करी है। बिल्कुल। सो देखिए, पाकिस्तान को ये सब दिखता होगा, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं उसकी इंटेलिजेंसिया की कमजोरी है, आवाम की कमजोरी है कि वो अपनी फौज आईएसआई के खिलाफ अच्छी बात नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऊपर आने का पोटेंशियल नहीं है, होना चाहिए। मेरा पड़ोसी देश है, मेरे देश में से निकला हुआ देश है, कैसे मैं मान लूं कि उसमें सिर्फ कमजोरियां ही हैं? उसमें भी ताकत आनी चाहिए। ये एक मजबूरी है उसकी कि वहां पर आईएसआई, वहां पर फौज का जो डंका चल रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बेहद अहम बात की है, क्योंकि चाहे लोग पाकिस्तान के हों चाहे लोग भारत के हों, दोनों देशों के लोग जो हैं वो अमन को पसंद करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहर उगलने का काम करते हैं और जिसके बाद जो हालात हैं वो बिगड़ते हैं। हम लगातार अमन चैन की बात करते हैं, लेकिन आपने हाल ही में वहाँ के जो गृह मंत्री हैं शेख रशीद, उनका बयान भी सुना होगा, जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था उसके बाद उन्होंने क्या कहा था। लेकिन सर, अमन की बात केवल एक तरफ से की जाएगी फिर तो बात नहीं बनेगी ना, दूसरी तरफ से जहर उगलेंगे। भारत, जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत के जो मुसलमान हैं उनका जो जज्बात था वो पाकिस्तान के टीम के साथ में जुड़े हुए थे, तो उनकी मानसिकता क्या थी वो भी तो यहाँ पर समझनी होगी ना। एक तरफ से तो अमन चैन की बात से काम नहीं चलेगा। देखिए, उनके होम मिनिस्टर हों या कुछ भी हों, मैं तो आज यही कह पाऊंगा कि अगर उस जहर के बदले में मैं यहाँ से पत्थर मारूं उस कीचड़ के अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा जो पाक दामन है, मेरे ही दामन पर शायद कुछ उसके छींटे आएंगे और मेरी ड्रेस खराब होगी। जहां तक उनका मैच का सवाल है और उससे रिलेटेड जो इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, मैं कहता हूं कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान के, आप जीते, कोई बात नहीं, मैच ही तो था भाई, ठीक है। मैं तो और दुआ करता हूं कि आप मेरे साथ फाइनल मैच खेलें। मैं यहां तक आपके लिए दुआ कर रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान आईपीएल का वो फाइनल मैच खेले, वर्ल्ड कप का। क्या बड़ी बात है। जी जी जी। अरे भाई, दोनों एशियन जायंट्स हैं, दोनों का क्रिकेट पैशन है। मेरे को लगता है उससे ज्यादा टीआरपी किसी मैच की हो ही नहीं सकती। लेकिन अब मैं रशीद साहब के लेवल पर गिर जाऊं, ये मेरे लिए मेरे ख्याल काफी मुश्किल होगा, और ना ही मैं चाहूंगा कि मेरा देश उस लेवल पर आ जाए कि जहां हमें सिर्फ यही कहना है कि नहीं जी, आप अगर वहां जीते हैं तो हम आपको पिछली 5 लड़ाइयों में हम हरा चुके हैं, हम वहां हरा चुके हैं, आपके 96 सोल्जर्स की पतलूनें यहाँ पर अभी तक टंगी हुई हैं। बट दिस इज नॉट अ क्वालिटी टॉक। मैं चाहूंगा इंडिया ने जो अपनी क्वालिटी मेंटेन करी है उससे ना गिरे, बिल्कुल, मैच को मैच की तरह देखा जाए। और जिस तरह से भारत ने एनएसए की जो बैठक होनी थी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होनी थी, उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान को निमंत्रण दिया था, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि बैठक हो
बातचीत हो, बातचीत के बाद समाधान निकाला जा सके। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं लंबे अरसे से तलाशने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर पाकिस्तान इस बैठक में शामिल क्यों नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि जो आईएसआई की तालिबान के साथ में साठगांठ है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है किस तरह से आईएसआई का हाथ तालिबान को दोबारा अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज करवाने में रहा है, और जो दबाव उसका सरकार पर है, या फिर एनएसए उस दबाव में है, उसकी वजह से शामिल नहीं हो रहे हैं भारत के साथ बैठक में? नहीं, दे डोंट वांट टू गिव द क्रेडिट टू इंडिया। सबसे बड़ी बात तो भारत ने पहल की है, दिक्कत यही है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, बाकी सारे कंट्री आ रहे हैं। अगर भारत ने ये सवाल एनएसए पाकिस्तान के सामने रख दिया कि सर आप हमें ये बताइए कि आपका तालिबान के साथ क्या रोल है, आप वहां किस कैपेसिटी में फौज भेज रहे हैं, अपने हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, अपनी मदद कर रहे हैं, वहां जो कत्लेआम हो रहा है, कौन कौन सी पार्टी क्या क्या कर रही है, ये सबको पता है। एनएसए जवाब क्या देगा, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हाँ करेगा तो वैसे ही घर जाकर मर जाएगा। ना इसलिए नहीं कर पाएगा कि सबके सब देख रहे हैं, सबको पता है। और सवाल भारत में अगर ये डाल दिया कि भाई कौन को, आपको एक बात बताइए, क्या कभी भी पाकिस्तान ये कह पाएगा कि तालिबान जो अफगानिस्तान में कर रहा है वो गलत है? अगर किसी भी तरह का ह्यूमन राइट वायलेशन वहां किया जाता है तो वो गलत है। क्यों नहीं बोल पा रहा? अरे मीटिंग में तो आने की बहुत देर की बात है। आप अपने देश की एज अ पॉलिसी से क्यों नहीं बोल सकते कि भाई हम चाहते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर किसी भी तरह का ह्यूमन राइट वायलेशन ना करे? क्यों नहीं बोल पाता? गिल्टी है। इंडिया ने आपको इनवाइट किया, आप अपने गिल्टी कॉन्शियस हो रहे हैं, आपके दिल में चोर है, आपको शर्म है कि मैं वहां जाकर और ज्यादा शर्मिंदा ना हो जाऊं। आई थिंक दैट इज द मोर टेक्निकल रीजन। वो ठीक है, बाकी बड़ी छोटी बातें हैं कि कौन सा देश क्या कहेगा, कहां नहीं कहेगा। एक रिवेंज की भी फीलिंग रखता है कि आज तक पिछले इतने सालों से मोदी साहब ने एक पॉलिसी डाली हुई है कि भाई हम आपसे जब बात करेंगे जब आप टेररिज्म के खिलाफ हो जाए। बिल्कुल। और इसका पाकिस्तान हर जगह बखान करता है कि देखिए जी हम तो बात करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे कि चलो यार अब उन्होंने बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। सो इट्स काइंड ऑफ डिप्लोमेटिकली आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये दिखता है क्लैरिटी के साथ कि जिस पॉपुलैरिटी पर, जिस रिकॉग्निशन पर इंडिया आजकल पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, वो उसका क्रेडिट नहीं देना चाहता। ठीक है, एक और अहम सवाल लूंगा और ये आखिरी सवाल आपसे लूंगा, और सबसे बेहद अहम सवाल ये है। दरअसल सर, अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उनको लेकर के बैठकें तो लगातार चल रही हैं, मॉस्को फॉर्मेट की बैठक भी हुई, मानवीय हितों को लेकर के चिंता जताई जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को पता है कि अफगानिस्तान में हालात किस तरह के हैं। दूसरी तरफ तालिबान ये चाहता है कि उसे राजनयिक जो है वो मान्यता मिले। क्या आपको नहीं लगता कि जो अफगानिस्तान के लोग आज सफ़र कर रहे हैं उसके पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, चाहे मैं किसी भी देश को आप उठा कर ले लीजिए, जो आपसी हितों का जो टकराव है वो आड़े आ रहा है, उसकी वजह से तालिबान का वहां पर खासतौर पर कब्जा हुआ है, और उसके बाद अब जो लोग हैं उन्हें वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स वहां से निकला है। आज की तारीख में जो भी कंट्री बहुत ज्यादा जोर से क्रिटिसाइज करेगा वो यूनाइटेड स्टेट्स से उसके रिलेशन अप डाउन हो जाएंगे। उस वजह से हर एक को डर है कि भाई ये सुपर पावर है, मुझे इससे क्या फायदे मिलते हैं, इकोनॉमिक एड मिलती है, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड रिलेटेड इकोनॉमिक बिग फोरम्स हैं उसमें यूएस का एक बड़ा से भी है। साथ ही साथ ट्रेड, साथ ही साथ कई कंट्रीज हैं जो इंसिडेंटली इनकी यूएस की जो फोर्सेस हैं उसकी शेल्टर में रहती हैं, तो वो कंट्रीज नहीं बोल पाएंगी। और जहां तक आपका सवाल है कि अफगानिस्तान की जनता, देखिए अनफॉर्चुनेट है कि जैसा बोओगे वैसा ही निकालोगे। ये वही वाली बात है, पाकिस्तान खुद बोलता है कि हमारे इतने लोग टेररिस्ट से रिलेटेड हमारे अपने लोगों की डेथ हो गई है, कैजुअलिटीज हुए हैं 70,000। ये मैं नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और फिर भी आप टेररिज्म के साथ चल रहे हैं क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं।
वो आपके कैरेक्टर में शामिल हो गया है। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की लड़ाई अफगानिस्तान के वासियों को खुद लेनी पड़े। आप उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़े वो एक अलग बात है। आपने रशियन ऑक्यूपेशन के टाइम भी सेक्रीफाइस किया है। तालिबान क्लेम करती आई है कि यूएस के दौरान भी उन्होंने काफी सेक्रीफाइस किया है। अब तालिबान को हटाना है या नहीं हटाना, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पब्लिक की है। बिल्कुल। जिस तरीके से उनकी विमेन बाहर आई हैं और आप देख रहे हैं कि तालिबान कुछ नहीं कर पाया, नहीं तो वो तो कत्लेआम औरतों का कर देता, क्या बड़ी बात है। बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। सो पब्लिक हैज टू राइज, तब कहीं जाकर वर्ल्ड, देखिए कोई कंट्री इस समय अपने ना तो जहाज भेजेगा ना अपनी फौज भेजेगा कि चलिए जी हम तालिबान हटाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा फेलियर है यूनाइटेड नेशंस का। भाई वैसे तो आप पूरी दुनिया के ठेकेदार हो, लेकिन किसी कंट्री स्पेसिफिक में जब प्रॉब्लम आती है तो आप बोलते हो वहां शांति होनी चाहिए। वो भाई साहब शांति तो आपने करवानी थी। आपका रोल क्या है? सिर्फ अच्छे ऑफिस रखना और अच्छी सैलरीज लेना। भाई जिस कंट्री में भुखमरी हो रही है, जहां पर 100 प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने अपने ऑफिस से बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वहां भुखमरी हो रही है, और आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल। आई थिंक यूनाइटेड नेशन नीड्स टू वेक अप और उसे अपनी जिम्मेदारी में इजाफा करना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करे। जी जी जी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस की भूमिका बेहद अहम हो जाती है और यूनाइटेड नेशंस को जागने की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारी जो है वो हमारे साथ में साझा की है। तो ये थे रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो जिस तरह से रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र ने बताया कि आखिर क्यों पाकिस्तान एनएसए बैठक से भाग रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो भारत से बदले की भावना रखता है, और उससे भी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि अगर भारत कोई पहल कर रहा है और उसके बाद अफगानिस्तान में हालात सुधरते हैं तो उसका क्रेडिट भारत को मिले। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर पाकिस्तान कब तक भागता रहेगा, कब तक आतंकवाद का पनाहगार बना रहेगा? क्योंकि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगार बना रहेगा, जब तक तालिबान को आईएसआई मदद करता रहेगा, तब तक पाकिस्तान को लेकर के सवाल जरूर खड़े होंगे। अभी तो पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, लेकिन अगर पाकिस्तान का हाल ऐसा ही रहा और अगर पाकिस्तान इसी तरह से, जिस तरह से उसने भारत का निमंत्रण ठुकराया है, इसी तरह की हरकतें करता रहा, तो फिर वो दिन भी दूर नहीं है जब पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। और ब्लैक लिस्ट होने का साफ मतलब है कि पाकिस्तान के लिए आर्थिक सहायताएं मिलना जो है वो बंद हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।